Okay, so good morning once again to all of you, and now we're going to start with hepatitis C. ओके अभी तक हमने ए और बी के बारे में देखा था कि उसके अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ वगैरह का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। अब स्टार्ट करेंगे हेपेटाइटिस सी से। ठीक है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी ये भी एक तरह से थर्ड मेजर कैटेगरी होती है किसकी, हेपेटाइटिस की। इसको कह सकते हैं कि ये थर्ड मेजर कैटेगरी है, थर्ड मेजर कैटेगरी होती है किसकी, हेपेटाइटिस की। ठीक, और ये बेसिकली ये एक्वायर्ड कैसे होती है, मतलब इसका एक्वायरेशन मतलब कि ये बॉडी के अंदर कैसे एक्वायर्ड होती है, यानी कि ट्रांसमिट कैसे होती है। तो जो पहला रीज़न आता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्वायर्ड बाई जो पहला आता है वो आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये बॉडी के अंदर क्या होती है, एक्वायर हो सकती है, या फिर ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा हीमोडायलिसिस की वजह से, हीमोडायलिसिस की वजह से भी ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। और इसके अलावा ड्रग अब्यूज़, ये भी रीज़न है। ड्रग अब्यूज़ है यानी कि ड्रग लेने की आदत है, नशे करने की आदत है, तो उस वजह से। ठीक, या फिर इसके अलावा एक्सीडेंटल कट्स, एक्सीडेंटल कट्स वगैरह हो गया है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अराउंड 20 से लेकर 90 डेज़ का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, यानी 20 से 90 दिन के अंदर ये हमारे बॉडी में इंक्यूबेट कर जाते हैं। ठीक, ये उनका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। उसके बाद इनकी कुछ मतलब कि क्या बोला जाए, इनकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम लोग कहेंगे इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं। इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इनका क्या होता है कि इन्फेक्शन जो होता है ये जैसे परसिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, यानी कि इनके अंदर की खासियत ये होती है कि इनके अंदर का जो इन्फेक्शन होता है वो परसिस्ट होता है, बॉडी के अंदर परसिस्ट रहेगा। और उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस जो है वो क्रॉनिक स्टेज में भी हो सकता है। तो ये इनकी क्या कहा जाए इनको की खूबियाँ हैं एक तरह से, कि इन्फेक्शन जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर इन्फेक्शन जो रहता है वो परसिस्ट करता है। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ये बॉडी के अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस वगैरह जो है ये कॉज करते हैं, कौन से, हेपेटाइटिस सी वाले। उसके बाद जैसे क्या है कि 10 से 15 साल, जैसे सपोज़ करो कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन होने के 5 से 10 साल के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, अगर 5 से 10 साल हो गया है तो 5 से 10 साल के बाद क्या हो सकता है, आपके बॉडी में सिरोसिस अकर कर सकता है, लीवर सिरोसिस। तो हम लिख सकते हैं इसको अकरेंस ऑफ लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे लीवर सिरोसिस वगैरह जो है वो अकर कर जाएगा 5 से 10 साल के बाद। ठीक है,
इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्सिनोमा यानी कि एक तरह से कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर। ठीक, ये कब होता है? 5 से 10 साल के बाद। जैसे आपको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ है, उसके 5 से 10 साल के बाद आपके बॉडी के अंदर लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, या फिर इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, मतलब कि एक तरह से ये जो होता है ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट कॉज होता है क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का पूरा ग्लोबली। यानी कि ग्लोबली अराउंड अगर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन आपको हुआ है, यानी कि अगर मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, तो ज़रूरी क्या, मतलब कि जाहिर सी बात होगी कि ये एक तरह का क्या होगा, इम्पॉर्टेंट कॉज होगा क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का पूरे दुनिया में। तो कह सकते हैं इसको कि ये इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द क्रॉनिक लीवर डिजीज। वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो ये वायरस जो होता है, वायरस के बारे में बात करते हैं। जो HCV वायरस है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। अब ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये क्या होता है? ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और जैसे हमने बताया था कि ये भी इन्वेलप्ड होता है। इन्वेलप्ड यानी कि इस पे इन्वेलप होती है, और ये RNA वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। उसके साथ साथ क्या होता है? ये इन्वेलप्ड होता है, यानी इसके ऊपर एक और लेयर, मतलब कि लेयर पर इन्वेलप मतलब क्या होता है? कवरिंग जैसी इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसका जो डायामीटर होता है, अगर डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इसका अराउंड 30 से लेकर 60 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। यानी कि ये थोड़ा सा ये बड़ा होता है। जो हमने पहले हेपेटाइटिस ए वगैरह देखा था, तो जैसे ए देखा था तो ए से मतलब बड़ा होता है, ए और बी दोनों से ये बड़ा होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो अराउंड 30 से लेकर 60 नैनोमीटर तक का होता है। और जो इसका जीनोम होता है, अगर जीनोम की बात करते हैं, इसका जीनोम होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर 30,000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3,000 से भी ज़्यादा क्या होते हैं इसके अंदर, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके जीनोम के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इनका जो जीनोम का, अगर हम इनके जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 मतलब पार्ट होते हैं। क्या होता है कि इनके अंदर एक 5' एंड टर्मिनल पाया जाता है, इनके अंदर 5' एंड टर्मिनल पाया जाता है। ठीक, उसके अलावा इसके अंदर एक सी रीजन होता है जिसको कहते हैं हम लोग कैस्पिड रीजन, सी रीजन जिसको हम लोग कहते हैं कैस्पिड रीजन पाया जाता है। और एक इनके अंदर होता है एनवेलप रीजन, एनवेलप रीजन जो कि 2 होता है, एक होता है E1 और एक होता है E2। ठीक है, तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है जीनोम की। 5 एंड टर्मिनल पाया जाता है, एक कैस्पिड रीजन होता है, और इसके अलावा एनवेलप रीजन होता है E1 और E2, E1 और E2। ठीक है, ये हो गया, ये पाया जाता है। उसके बाद अब इनके एंटीबॉडीज़ वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो इसकी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटी HCV एंटीबॉडीज़, एंटी
HCV एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एंटी HCV एंटीबॉडीज़ होती है ये ऑलमोस्ट 3 जनरेशन की हमारे बॉडी के अंदर जो है वो दिखाई देती है। कितने जनरेशन्स की? इसके अंदर 3 जनरेशन्स आती हैं। इसको लिख सकते हैं 3 जनरेशन्स, इसमें 3 जनरेशन्स आती हैं, ठीक है। तो एक होती है इसके अंदर जो कि काम करती है अगेंस्ट, इसको कह सकते हैं अगेंस्ट C100-3 रीजन प्रोटीन। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ये 3 जनरेशन की मतलब जनरेट होती है। एक होती है C100-3 रीजन प्रोटीन, यानी कि जो भी वो होगा मतलब वायरस होगा, वायरस के अंदर जो एक रीजन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मतलब एक अगर उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर एक रीजन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं C103 रीजन प्रोटीन। तो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो मतलब कि ये जो फॉर्मेशन होता है इसके अगेंस्ट में मतलब कि C103 के रीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये 1 से 3 महीने के बाद, इन्फेक्शन के 1 से 3 महीने के बाद इन एंटीबॉडीज़ का क्या होता है? अपीयरेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपीयर आफ्टर 1 to 3 months ऑफ इन्फेक्शन, ठीक, ये हो गया। तो ये पहला है कि जैसे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा तो 3 तरह की एंटीबॉडीज़ का क्या होता है बेसिकली फॉर्मेशन होता है। तो पहला हमने बताया कि जैसे एक C103 रीजन प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनेगी जो कि पहली है, ठीक है। और ये 1 से 3 महीने के बाद, इन्फेक्शन के बाद ये एंटीबॉडीज़ का क्या होता है वो होता है अकरेंस होता है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो होती है अगेंस्ट C200, ठीक है, एंड C33C प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है वो 2 तरह के प्रोटीन से, एक C200 और एक C33C प्रोटीन्स के अगेंस्ट में फॉर्मेशन होता है। और ये जो होती है ये पहले वाली जो मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि हमने 3 जनरेशन बताया तो इसमें से ये पहला जनरेशन था और ये जो है सेकंड बता रहे थे। तो पहले जनरेशन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उनसे 1 महीना पहले इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको कि अपीयर बिफोर 1 month, अपीयर बिफोर 1 month of the first generation एंटीबॉडी, ठीक है। यानी कि ये किसके अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडीज़? ये बनती है C200 और C33C प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और ये कब होता है? ये जो पहली वाली एंटीबॉडीज़ थी उससे 1 महीना पहले इनका जो मतलब कि अपीयरेंस है हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। 3 जनरेशन की एंटीबॉडीज़ है, तीसरी वाली देखते हैं। जो थर्ड वाली एंटीबॉडीज़ थी ये किसके अगेंस्ट में बनती है? ये बनती है अगेंस्ट C22-3 एंड NS5 रीजन, ठीक है। ये बनती है हमारी किसके अगेंस्ट में? C22-3 और NS5 रीजन प्रोटीन होता है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये इन दोनों से भी पहले क्या होती है? डिटेक्ट होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटेक्टेड इवन मोर अर्लियर, ठीक। इतनी समझ में आई होगी। यानी कि ये जो हमने बताया
कि अब हम लोग एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि हेपेटाइटिस सी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है वो कैसे होता है। तो जैसे हमने बताया कि हेपेटाइटिस सी, जब हमको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह की ये एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है। पहली जो होती है वो C103 रीजन प्रोटीन के अगेंस्ट में, दूसरी C200 और C33C प्रोटीन के अगेंस्ट में, और तीसरी C22-3 और NS-5 के अगेंस्ट में बनती है, जिसमें से जो थर्ड जनरेशन वाली रहती है वो सबसे पहले अपीयर कर जाती है, सेकेंड जनरेशन वाली उसके बाद, और सबसे लास्ट में फर्स्ट जनरेशन वाली एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, अपीयर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कि जो HCV जो थी उसकी एंटीबॉडीज़ के बारे में हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब उसी के बारे में थोड़ा सा आगे हमको देखना है कि ये HCV एंटीबॉडीज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसके RNA की बात करते हैं। थोड़ा सा हेपेटाइटिस सी वायरस RNA की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर हुआ है, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो उसको हम लोग कंफर्म करने के लिए PCR टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस सी वायरस का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो उस मतलब RNA है उसके अंदर, तो RNA का इन्फेक्शन है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PCR टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अभी आपने देखा था कोरोना के केस में क्या हो रहा था, कोरोना के केस में RT-PCR किया जा रहा था ना। तो RT क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, और PCR क्या हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी तरह से हम लोग हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसके RNA को उसके हमारे अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए हम लोग PCR टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि इन्फेक्शन इज कंफर्म्ड बाय इन्फेक्शन इज कंफर्म बाय किसके थ्रू हो रहा है, मतलब RNA के थ्रू, RNA का हम लोग इन्फेक्शन करवा रहे हैं ये PCR टेक्निक के थ्रू, PCR टेक्निक के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो हम कंफर्म करवा रहे हैं। और ये जो RNA है, ये RNA डिटेक्ट कब होता है, ये RNA जो है मतलब इन्फेक्शन से एक्सपोजर के कुछ दिनों के बाद ये RNA जो है वो डिटेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो कह सकते हैं कैन बी डिटेक्टेड, मतलब ये कुछ दिन के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, कैन बी डिटेक्टेड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के एक्सपोजर के कुछ दिनों के बाद ये RNA जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HCV। ठीक है, पैथो की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चलता है। क्या चलता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म जो है ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। और इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट तरह के एंटीवायरल साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं टी लिम्फोसाइट। इन टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, इन टी लिम्फोसाइट से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, एंटीवायरल साइटोकाइंस का। किसका प्रोडक्शन होता है इसके थ्रू, एंटीवायरल साइटोकाइंस का।
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यानी कि ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं। इनके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटीवायरल साइटोकाइंस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ठीक है, और ये क्या होता है कि ये मिल के बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि ये जो लीवर सेल्स के जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ये इंजरी कॉज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, हेपेटोसाइट्स इंजरी कॉज करते हैं। ठीक है, यानी दो, एक सेल मेडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म और एक टी लिम्फोसाइट जिसने प्रोडक्शन करवाया एंटीवायरल साइटोकाइंस का, ये हिपैटोसाइट्स की हमारे बॉडी के अंदर इंजरी करते हैं। अब अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और उस पेशेंट को क्या है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या है, इन्फेक्शन है। अगर कोई पेशेंट है उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, उसको है बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो क्रॉनिक स्टेज में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें होंगी। उसके बॉडी में क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर, उस पेशेंट की बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस की स्पेसिफिक CD4+ T सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इनके बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस स्पेसिफिक CD4+ T सेल्स जो होते हैं, CD4+ T सेल्स के बारे में पहले हमने बताया था। तो ये सेल्स जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर HLA रिस्ट्रिक्टेड CD8+ T सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ उसके अंदर पाया जाता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट होगा जिसके अंदर HCV का इन्फेक्शन होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन होगा, उसके बॉडी के अंदर दो चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है। ये दोनों चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है। ये दोनों चीज़ क्या होती है, एक होता है कि एक स्पेसिफिक CD4+ T सेल्स का आइडेंटिफिकेशन होता है और एक CD8+ T सेल्स का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे इन दोनों चीज़ का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ये दोनों वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि एक क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, कहा जाए इसको क्रॉस रिएक्टिविटी। एक क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। क्रॉस रिएक्टिविटी किसके किसके बीच में होती है, जो वायरल एंटीजन होता है, ठीक है, और जो होस्ट होती है हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है, उनके बीच में क्या होती है, क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी पाई जाती है। तो क्रॉस रिएक्टिविटी किसके किसके बीच में पाई जाएगी, दो चीज़ के बीच में पाई जाएगी। तो किसके किसके बीच में, एक तो हो जाएगा तुम्हारा वायरल एंटीजन, एक हो गया वायरल एंटीजन, यानी वायरल एंटीजन, और दूसरा चीज़ ये किससे क्रॉस पाई जाएगी, क्रॉस रिएक्टिविटी किससे पाई जाएगी, नेक्स्ट जो होगा मतलब कि जिसके थ्रू ये क्रॉस में पाया जाएगा वो हो जाएगा आपका होस्ट, इसको पूरा कहा जाता है होस्ट ऑटो एंटीबॉडीज, इसको कहा जाएगा होस्ट ऑटो एंटीबॉडीज, और जो कि पाई जाती हैं लीवर में, जो बनेंगी लीवर के अंदर, ठीक है, किडनी, ठीक है, यानी कि क्रॉस रिएक्टिविटी पाई जाती है किसके बीच में, वायरल एंटीजन और जो होस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके बीच में, जो कि हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, किडनीज़ के अंदर। और जैसे एक चीज़ और होता है कि जैसे कहा जाए कि इन्हीं के माइक्रोसोमल एंटीजन, इसको कहा जाए माइक्रोसोमल एंटीजन जो होता है उसमें जो कि फॉर्मेशन होता है, तो हमारे बॉडी में क्या बनता है, anti-LKM के नाम से बनता है। ये रिपोर्ट किया गया anti-LKM के नाम से। यानी कहने का सेंस ये है कि
हाँ, एक तरह की क्रॉस हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक तरह की क्रॉस रिएक्टिविटी पाई जाती है। क्रॉस रिएक्टिविटी किसके बीच में? हमारा जो वायरल एंटीजन होता है वो, ठीक है, वायरल एंटीजन जो है, जो इन्फेक्ट किया है वो, और जो पोस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, लीवर, किडनी, माइक्रोसोमल एंटीजन वगैरह, जिसके अंदर आपका एंटी एलकेएम आता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है इस केस के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन में। तो ये इसकी एक तरह से एक शॉर्ट में क्या हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई हेपेटाइटिस सी वायरस की। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में। तो तब तक के लिए इसको, जैसे हमने पहले बताया था कि ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये हो सकता है थोड़ी सी आपको टफ पड़े समझने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो इसे देख लीजिएगा अच्छे से, एंड विल मीट इन अनदर वीडियो with the next topic, that is hepatitis D virus. Okay, till then stay awaited. Thank you very much.